हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक आदमी जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी अर्न करता है और इंडिया में भी अर्न करता है, वो फॉरेन कंट्री में भी बार बार जाता है, इंडिया में भी बार बार आता है। ठीक है, यानी वो इंडिया में भी रहता है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाता है, दोनों जगह उसका या तो बिजनेस है या वो कोई काम करता है, यानी वो दोनों जगह से पैसा अर्न करता है। तो उसके कौन कौन से इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को उसके रेसिडेंशियल स्टेटस का पता लगाना होगा। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है, अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एसएससी मतलब वो आदमी जिसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे या जिसका इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग इनकम टैक्स के लैंग्वेज में एसएससी बोलते हैं। तो एसएससी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, देखिए टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट का क्या मतलब होता है वो अभी तुरंत हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। रेसिडेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो पहले रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब इसके बाद रेसिडेंट को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, और अगर वो रेसिडेंट है तो वो किस टाइप का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होता है कि वो रेसिडेंट और सिटीजनशिप में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक इंडियन हूँ, जैसे इंडिया में मेरा जन्म हुआ, मैं इंडिया का सिटीजनशिप हो गया मेरा। ठीक है, तो और मैं फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाता हूँ, 10 साल 15 साल 20 साल से कंटिन्यू वहीं पे रह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिटीजनशिप मेरा इंडिया का है, मैं इंडिया का नागरिक हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लिए क्या बन सकता हूँ, नॉन रेसिडेंट बन सकता हूँ। तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपके रहने पर डिपेंड करता है कि आप इंडिया में रहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी मेन बात यह है कि रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि एक फॉरेन कंट्री का आदमी है, ठीक है, एक अमेरिका का आदमी है, चाहे जर्मनी का आदमी है, चाहे कहीं का भी आदमी है, और वो इंडिया में आके लगातार 10-15 साल से रह रहा है। ठीक है, तो उसकी नागरिकता फॉरेन कंट्री की है, सिटीजनशिप उसके पास फॉरेन कंट्री की है, लेकिन वो इंडिया का क्या बन सकता है, रेसिडेंट बन सकता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का पता हमेशा हम लोग डेज काउंट करके लगाएंगे। ठीक है, उसके बारे में क्या रूल बना हुआ है अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर कोई आदमी रेसिडेंट बन जाता है तो वो दो टाइप का रेसिडेंट होता है, या तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, अब इसका भी पता डेज काउंट करने के बाद ही आएगा। और रूल क्या बोलता है कि कौन सा आदमी कितने दिन इंडिया में रहेगा, तो वो या तो रेसिडेंट बनेगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट बनेगा या फिर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई आदमी रेसिडेंट है तो वो कहाँ का रेसिडेंट है, और उसके बाद हम लोग टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि उसके कौन कौन से इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आइए रूल्स क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे फर्स्ट में मुकाबला हम लोग करेंगे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में, यानी पहला मुकाबला रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का होगा। उसके लिए दो बेसिक कंडीशंस हमारे पास हैं। ये दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हैं, यानी दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट, और दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि आप कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे, यानी दोनों में से कोई एक, दोनों को पास करना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट।
ठीक है। तो अब चलिए हम लोग रूल के बारे में बात करते हैं। रूल देखिए बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई एक ही आपको पास करना है। बोल रहा ही हैज़ बीन इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, या फिर ब्रैकेट में आप इसको 6 मंथ लिख लीजिए। 6 महीना में 182 डेज हो जाएगा, आप काउंट करके देख लीजिए। यानी या तो आप बोलिए कि कोई आदमी इंडिया में 6 महीने रह जाता है या फिर 182 डेज रह जाता है, किस में? प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आपका फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 22, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ये जो साल है ये आपके लिए फाइनेंशियल ईयर है, और फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। और आपका असेसमेंट ईयर है 22-23, ठीक है। असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर से 1 साल आगे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अलग से डेफिनेशन चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो अब आइए इसमें दोबारा से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ही हैज़ बिन इन इंडिया वर्ड पे ध्यान देना है। इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ठीक है। या फिर इसको 6 मंथ भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए मैं फॉरेन कंट्रीज़ में हमेशा जाता हूँ, वहाँ से कुछ बिजनेस करके या कोई काम करके या कुछ भी करके वापस आ जाता हूँ। इंडिया में कुछ दिन रहता हूँ, फिर फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, फिर इंडिया में आता हूँ, फिर फॉरेन कंट्री में जाता हूँ। तो रूल ये बना हुआ है कि टोटल जोड़ के 1 साल में 182 डेज अगर मैं इंडिया में रह जाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ का क्या बन जाऊँगा? रेसिडेंट बन जाऊँगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा मेरा जाना हो गया, ठीक है, बार बार जाना हो रहा है, और जब काउंट करके पता चला कि नहीं, अरे मेरा तो 182 डेज़ कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब पासपोर्ट देखा तो पता चला कि नहीं, मैं तो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा दिन रहा हूँ, इंडिया में बहुत कम दिन आया हूँ, तो कैसे होगा? तो अगर मैं 182 डेज़ टोटल रह जाता हूँ, यानी किसी महीने में 10 दिन, किसी महीने में 5 दिन, किसी महीने में 20 दिन, यानी कि कंटिन्यू रहना ज़रूरी नहीं है, बीच बीच में आना और जाना हो रहा है, लेकिन 1 साल में टोटल जोड़ के 182 डेज़ हो जाना चाहिए। अगर 182 डेज़ हो जा रहा है तो खुशी की बात है, आप क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट। और अगर 182 डेज़ नहीं हो रहा है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए दूसरा कंडीशन तैयार है, ठीक है। क्योंकि दोनों बेसिक कंडीशन में से एक ही कंडीशन आपको पास होकर दिखाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप बहुत बार फॉरेन कंट्रीज़ में गए और 182 डेज़ यानी 6 महीना इंडिया में नहीं रहे हैं, कब? इस साल के दौरान। तो आपके लिए दूसरा कंडीशन बना हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? देखिए, ही हैज़ बिन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज़, 60 दिन में भी आप पास हो सकते हैं, यानी 6 महीना, यानी कि 182 डेज़ रहना ज़रूरी नहीं है, 60 डेज़ यानी कि 2 मंथ में भी आप पास हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक और साथ में कंडीशन है, फिर से पूरा सुनिए। ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब है कि अगर आप प्रीवियस ईयर यानी इस साल में अगर 2 महीना यानी कि 60 डेज़ भी इंडिया में रहते हैं, यानी आप 6 महीना यानी 182 डेज़ नहीं रह पाए, तो आप क्या करेंगे? 60 डेज़ अगर रह रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, और पहले के 4 साल में टोटल जोड़ के अगर 365 डेज़ आप इंडिया में थे, और ये प्रीवियस ईयर यानी 21-22 में अगर आप 60 डेज़ भी इंडिया में थे, तो भी आप पास हो जाएंगे और आप बन जाएंगे क्या? रेसिडेंट। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, यानी आप ऐसे मान लेते हैं कि आप सिर्फ 1 मंथ ही इंडिया में रहे, कब? प्रीवियस ईयर में, तब तो आप ना 182 डेज़ रहे ना 60 डेज़ रहे, या फिर 60 डेज़ तो रहे लेकिन पिछले 4 साल का जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो 365 डेज़ नहीं हो रहा है जोड़ के। तो दोनों कंडीशन अगर आप फेल कर जाते हैं तो निराश मत होइए, आप कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे। आप क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। यानी कि दोनों बेसिक में से कोई एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आप सीधा रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। दोनों में से कोई भी कंडीशन आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट यानी कि NRI बन जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ठीक। अब आइए इसमें कुछ और एक्सेप्शंस हैं।
कोई भी जब रूल बनता है तो उस रूल के साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होता है। अब यहाँ पर क्या एक्सेप्शंस है, देखिए फर्स्ट एक्सेप्शंस मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखवाऊंगा नहीं ज़्यादा नोट्स, क्योंकि बुक में सारी बातें ढंग से लिखी हुई है। आपको बस एक आदमी ऐसा चाहिए जो आपको सारी चीज़ों को ढंग से समझा सके। मेरा यही प्रयास होगा कि मैं आपको एक एक चीज़, एक एक रूल्स बहुत क्लियर तरीके से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा सकूं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, रीडिंग करना है, तो आप अपने बुक से पढ़िए। अगर कहीं कोई चीज़ समझने में दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो प्रॉब्लम दूर करूंगा, ठीक है। अब आइए एक्सेप्शंस 1 और 2, यहाँ लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद, यानी कि कहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा वो बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 182 डेज या 60 डेज, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन में आप पास कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर यह 60 डेज वाला रूल लागू नहीं होगा, यानी कुछ लोगों के लिए, कुछ एसएससी के लिए यह 60 डेज वाला नियम लागू नहीं होता है। क्या है वो सिचुएशन? फर्स्ट सिचुएशन यह है कि अगर कोई आदमी एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से भारत को छोड़कर, यानी इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाता है एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, ठीक है, या फिर वो किसी क्रू का मेंबर है, ठीक है, जहाज का मेंबर है और वो हमेशा इधर उधर सफ़र करता है, तो ऐसे 2 टाइप के लोगों के लिए 60 डेज वाला नियम लागू नहीं होगा। ऐसे लोगों को इंडिया में, भारत देश में प्रीवियस ईयर के अंदर कम से कम 182 डेज रह के दिखाना होगा, तभी वो लोग बनेंगे क्या? रेसिडेंट, ठीक है। यानी 60 दिन वाले कंडीशन में वो लोग पास नहीं करेंगे, ठीक है। उनको पास करने के लिए बस एक ही उपाय है कि उनको 182 दिन यानी 182 डेज भारत में रह के दिखाना होगा। हो गया। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि कोई भी इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन का हो, इंडियन ओरिजिन मतलब जिसके मम्मी पापा दादा दादी कोई भी इंडिया के हों, वो उसको इंडियन ओरिजिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर कोई आदमी इंडियन ओरिजिन है और वो फॉरेन कंट्री में ही सेटल था बहुत साल से और वो घूमने के पर्पस से इंडिया आता है, ठीक है ना, विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए इंडिया आ गया, तो ऐसे लोगों के लिए भी 60 डेज में पास नहीं होगा वो लोग, यानी 60 डेज वाला रूल ऐसे लोगों के लिए भी लागू नहीं होगा। ऐसे लोगों को भारत में कितने दिन रह के दिखाना होगा? 182 डेज रह के दिखाना होगा, तभी वो लोग बन पाएंगे क्या? रेसिडेंट, और नहीं तो वो लोग क्या बनेंगे? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। जैसे कि बार बार बात हो रहा है कि 182 डेज रहना है, 60 डेज रहना है, तो इसका रूल ये है कि 182 डेज या 60 डेज कंटिन्यू नहीं रहना है, बीच बीच में गैप हो सकता है, ठीक है। गैप का मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं बार बार फॉरेन कंट्री जाता हूँ आता हूँ, ठीक है, दोनों जगह मेरा काम चल रहा है, बिजनेस है, ये है वो है, ठीक। तो अब किसी महीने में मैं 5 दिन आके इंडिया में रहता हूँ, किसी महीने में 18 दिन रहता हूँ, किसी महीने 15 दिन रहता हूँ, किसी महीने 2 दिन रहता हूँ, तो टोटल जोड़ के 1 साल में 182 डेज होना चाहिए। यानी कि 182 डेज या 60 डेज या 365 डेज जो भी है, लगातार रहने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप बीच बीच में इंडिया आइए, बीच बीच में फॉरेन कंट्री जाइए, लेकिन टोटल 1 साल के अंदर 182 डेज या 60 डेज या 365 डेज हो जाना चाहिए, यानी कि बीच बीच में गैप हो सकता है। एक बात हो गया। दूसरा, सेम प्लेस में आके रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं रांची में रहता हूँ, ठीक है, अब रांची में मेरा घर है और बिजनेस के पर्पस से मैं बार बार फॉरेन कंट्रीज़ में जाता हूँ। अब इसके अलावा मुंबई में भी मेरा घर है, कोलकाता में भी बिजनेस है, और भी इंडिया में अलग अलग जगह में मेरा कुछ ना कुछ है, और मैं कभी फॉरेन कंट्री से आता हूँ, कोलकाता में रुक जाता हूँ, फिर वहीं से चला जाता हूँ, फिर कभी आता हूँ मुंबई में रुकता हूँ, फिर चला जाता हूँ, ठीक है, कभी रांची आता हूँ, कभी पटना में रहता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ, कभी यूपी में रहता हूँ, ठीक है। तो अब अगर तो ये रूल बोलता है कि सेम प्लेस में रहना ज़रूरी नहीं है, प्लेस वैरी कर सकता है। यानी कि रूल ये है कि आपको इंडिया में आना है
ठीक है ना। सेम प्लेस में आना ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप कोलकाता ही आएंगे, हर बार आप मुंबई आएंगे, हर बार आप यूपी आएंगे, हर बार आप झारखंड में आएंगे, हर बार बिहार में आएंगे, ज़रूरी नहीं है। आप कभी कहीं आ सकते हैं, कभी कहीं आ सकते हैं, कहीं भी रहिए, कहीं भी बिजनेस करिए, सेम प्लेस होना ज़रूरी नहीं है, प्लेस वैरी कर सकता है। और ये जो डेज़ वाला मामला है इसमें कंटिन्यू रहना ज़रूरी नहीं है, बीच बीच में आना जाना हो सकता है, लेकिन टोटल जोड़ के 182 डेज़ हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक का सारा मामला आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं किसके बारे में, यानी पहला मुकाबला हो गया रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बारे में। तो इसका फैसला करने के लिए था यहाँ पर हमारे सामने बेसिक कंडीशन, दो में से कोई एक पास करेंगे आप बन जाएंगे रेसिडेंट, नहीं पास करेंगे तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर जब आप रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर आप दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ऑर्डिनरीली नॉट ऑर्डिनरी का मुकाबला इसके बाद होगा, उसके लिए दो और एडिशनल कंडीशन है। क्या एडिशनल कंडीशन है अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, ठीक है। अब हम लोग एडिशनल कंडीशन को देखेंगे। एडिशनल कंडीशन को देखने से क्या होगा कि आपको इसके बारे में पता चलेगा कि अगर कोई आदमी रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ठीक है। तो एडिशनल कंडीशन यहाँ दो है, 1 और 2, और एडिशनल कंडीशन में से दोनों को पास करना है। यानी कि इसके पहले हमने देखा बेसिक कंडीशन जिसमें से कोई एक ही पास करना था, और एडिशनल कंडीशन में क्या है कि दोनों का दोनों आपको पास करके दिखाना है। अगर आप दोनों कंडीशन को पास कर जाते हैं तो आप बनेंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और दोनों में से कोई एक कंडीशन को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, कहीं गलती से भी एक कंडीशन को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो भी आप बनेंगे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यानी कि दोनों को पास कर जाएंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दोनों में से कोई एक भी गलती से फेल कर गए तो आप सीधा बन जाएंगे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। तो अब रूल क्या बोलता है देखिए, बोलता है फर्स्ट यहाँ पर एडिशनल कंडीशन है, ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 years 2 out of 10 previous year preceding the previous year। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, ठीक है। तो जैसे ही आप रेसिडेंट बन जाते हैं आपसे दूसरा सवाल किया जाएगा कि आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताइए, पिछले 10 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक करवाइए कि पिछले 10 ईयर्स में, यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 10 साल का रिकॉर्ड चेक होगा, और उसमें से कम 2 साल आपको इंडिया का रेसिडेंट रहना होगा, ठीक है। यानी कि या तो आप 182 डेज़ इंडिया में रहे होंगे या फिर 60 डेज़ वाला क्राइटेरिया आपने पूरा किया होगा, यानी कि रेसिडेंट वाला कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया होगा। कितने साल तक? 2 साल तक। यानी पिछले 2 साल में 10 साल में से 2 साल में आप यहाँ के क्या होंगे? रेसिडेंट, ठीक है। अगर आप इसको पास कर जाते हैं तो आपसे दूसरा क्वेश्चन किया जाएगा कि आप पिछले 7 साल का रिकॉर्ड चेक कराइए, यानी कि आपका जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 7 साल का रिकॉर्ड चेक होगा, और उस 7 साल के ड्यूरेशन में आपको इंडिया में 730 डेज़ रह के दिखाना होगा। यानी कि अगर आपके रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा और आपका 7 ईयर्स के रिकॉर्ड में अगर आप 730 डेज इंडिया में रहते हैं तो आप पास कर जाएंगे। यानी कि दोनों कंडीशन पास अगर आप कर जाते हैं तो आप बन जाएंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और दोनों में से कोई एक भी अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आप बनेंगे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। पास करने के लिए दोनों पास करना होगा, और किसी एक में भी नहीं पास कर पाए, किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। यानी कि पिछले 10 ईयर्स के अंदर कम से कम 2 साल आपको भारत का निवासी होना होगा, और पिछले 7 साल के रिकॉर्ड के अंदर आपको कम से कम 730 दिन भारत में निवास करना होगा। या फिर इसको दूसरी भाषा में आप बोलें तो ये बात होगा कि आपको पिछले 10 साल में 9 साल तक नॉन रेसिडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन होगा, दो टाइप का बात नहीं करना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पिछले 7 साल में 729 डेज़ से ज़्यादा अगर आप इंडिया में रहे होंगे तो आप यहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, लेकिन इस 2 रंग का बात कभी नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि 10 साल में 2 साल यहाँ का क्या होना है आपको,
रेसिडेंट होना है। पिछले 7 साल में आपको भारत के अंदर कितने दिन रहना है? 730 दिन या उससे ज़्यादा रहना है। ठीक है, तो 730 दिन या उससे ज़्यादा रहते हैं और 2 साल या उससे ज़्यादा आप भारत में या रेसिडेंट थे, तो आप दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं और इसी के कारण आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर किसी एक कंडीशन को भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप बन जाएंगे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आई होप रेसिडेंशियल स्टेटस में जो भी टॉपिक था पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।